तो वेलकम बैक स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने देखा था राउल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल लिक्विड्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जाम, जेई एंड नीट एग्जाम्स। उसी में आगे चलते हैं। एक नया टॉपिक दैट इज कॉल्ड राउल्स लॉ फॉर वोलेटाइल लिक्विड्स। एंड वोलेटाइल लिक्विड्स का मतलब यहाँ पे ये होता है कि दोनों वोलेटाइल है, कंपोनेंट ए एंड बी, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, बोथ आर व्हाट, volatile liquids। ओके, तो यहाँ पे फिर से हम डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। जैसे अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, अब राउल्स लॉ हम जानते हैं। जनरल राउल्स लॉ क्या था कि भाई वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड इज प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। ठीक है, सिमिलरली दिस इज फॉर सॉल्वेंट एंड दिस इज फॉर सॉलिड। तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, vapor pressure of any liquid is proportional to its mole fraction, and when we remove this sign we have to put Pa is equal to Pa naught into XA and Pb is equal to Pb naught into XP। तो लास्ट वीडियो में एक्चुअली मैं आपको समझा चुका हूँ कि नॉट और विदाउट नॉट का मतलब क्या होता है, तो इसमें आगे हम डिस्कस नहीं करेंगे। नाउ अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स थियरी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स थियरी और टोटल प्रेशर, अगर टोटल वेपर प्रेशर, क्योंकि डाल्टन्स थियरी हम पढ़ चुके हैं 11th में, डाल्टन्स थियरी फॉर गैस, तो उसमें हमने पढ़ा था कि टोटल प्रेशर कितना होता है। तो टोटल प्रेशर जो है दैट इज पी टोटल इज इक्वल टू व्हाट, पी ए प्लस पीबी। ठीक है, इन दोनों का जब एडिशन करेंगे तो हमें टोटल वेपर प्रेशर मिलेगा। तो टोटल प्रेशर इज इक्वल टू पीटी इज इक्वल टू पी ए प्लस PB. Now we will substitute these above values here. So what will happen? See, now PA naught into XA plus PB naught into XB. Okay, this is P total. Now what we will do? We will substitute 1 minus XB, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी आपको समझाया। यहाँ पे आएगा PB नॉट इंटू XB। तो ये क्या है, 1 माइनस XB। तो 1 माइनस XB कैसे आया, तो फिर से आपको किसी को अगर डाउट हो तो समझा देता हूँ। मोल फ्रैक्शन का एडिशन क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं XA इज इक्वल टू 1 माइनस XB। वेरी सिंपल। ठीक है, तो नाउ वी विल सिंप्लीफाई PA नॉट माइनस PA नॉट इंटू XB प्लस PB नॉट इंटू XB। ओके, सो नाउ मैथमेटिकली, यानी केमिस्ट्री तो खत्म हो चुका है, इसको मैथमेटिकली सिर्फ हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो मैथमेटिकली अगर उसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे XB वाले दो कंपोनेंट है हमारे पास, XB वाले दो कंपोनेंट है। इसको मैं जरा सा रीअरेंज कर लेता हूँ। PA नॉट प्लस PB नॉट XB माइनस PA नॉट XB, सिर्फ रीअरेंज किया मैंने। तो यहाँ पे अब PA नॉट, अब इन दोनों में से कॉमन क्या निकल रहा है हमारे पास, ये XB कॉमन है। ठीक है, XB कॉमन है तो उसको कॉमन निकाल लेते हैं। तो बाकी क्या बचेगा, PB नॉट माइनस PA नॉट इंटू XB। ठीक है, तो ये एक फाइनल फॉर्मूला हो गया P टोटल का। अगर आपके पास ये कब काम में आएगा, न्यूमेरिकल्स में। देखो न्यूमेरिकल्स में कैसे काम में आएगा, तो आपको दे रखा होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, वो दे रखा होगा प्योर, दोनों प्योर है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट के प्योर वेपर प्रेशर की वैल्यू दे रखी होगी, वो आपको यहाँ पे सब्सटीट्यूट करनी, यानी सिर्फ सॉल्यूट से आपका काम चल जाएगा। सॉल्यूट का अगर XB यानी मोल फ्रैक्शन का डेटा है आपके पास, तो आप, और इन दोनों का डेटा चाहिए, तो आप टोटल वेपर प्रेशर फाइंड कर सकते हो। अब आप कहोगे सर सॉल्यूट की वैल्यू नहीं होगी तो हम क्या करेंगे, तो उसके लिए देखो फिर से ये एक डेरिवेशन है, उसके साथ साथ दूसरा भी डेरिवेशन हो सकता है। कैसे, तो उसको फिर से लिखते हैं कि टोटल प्रेशर, टोटल वेपर प्रेशर क्या था, PA नॉट इंटू XA प्लस PB नॉट इंटू XB। जैसे हमने लास्ट टाइम यहाँ पे XA को सब्सटीट्यूट किया था, तो दिस टाइम XA विल रिमेन एज इट इज। वी विल सब्सटीट्यूट XB 1 माइनस XA। ओके, तो नाउ PA नॉट XA, नाउ जस्ट सिंप्लीफाइड
पीबी नॉट माइनस एक्स ए। ओके, तो ये पीबी नॉट को आगे ले आते हैं, तो पीबी नॉट प्लस रीअरेंज करते हैं उसको, पी ए नॉट एक्स ए माइनस पीबी नॉट एक्स ए। So now PB naught is equal to, or what is common here, you can check here, XA is common, तो दोनों को ब्रैकेट के बाहर ले लेते हैं, XA is common, तो what will have PA naught minus PB naught, this is P total। वेरी सिंपल फॉर्मूला, दोनों फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो इसको जरा कॉपी कर लो, फिर इसका ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू भी समझना है हमें। तो स्टूडेंट इसका अब ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो हम मैं यहाँ पे एक ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ, आप भी ड्रॉ करते जाना साथ में। बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है, ठीक है। इस ग्राफ में जैसे ये कैसा ग्राफ है, तो ये एक्सिस है एक्स ए, ठीक है। एक्स ए यानी मोल सॉल्यूट का जो मोल फ्रैक्शन जो है वो यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे एक्स ए जो होता है वो आगे जाते जाते क्या हो जाता है 0। क्यों? क्योंकि उसके अंदर अब हमने यहाँ पे सॉल्यूट डालना भी चालू किया था, तो देखो यहाँ पे एक्स बी इज इक्वल टू 0 है। इसका मतलब अभी तक हमने सॉल्यूट डाला नहीं है, तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, तो ये एक्स बी इज इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है। ये मैक्सिमम 1 हो सकता है, दैट यू नो, बिकॉज एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1। आप कहोगे सर 1 से आगे क्यों नहीं जाता, बिकॉज इट इज अ फ्रैक्शन ना, फ्रैक्शन 1 से आगे नहीं जाता है, ठीक है। अब देखो जरा, अब ये ग्राफ किस तरह है, यहाँ पे इस तरह ग्राफ दिए हुए हैं, आपके टेक्स्ट बुक में भी दिए रखे हैं। तो अब देखो यहाँ पे ये, अगर ये इस लाइन को अगर हम देखें, ये जो लाइन है, ये जो लाइन जो है वो क्या समझाती है, जैसे जैसे देखो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन 1 है, तो हमारा राउल्स लॉ क्या है, द पी ए इज प्रोपोर्शनल टू एक्स ए, दैट मीन्स एज एक्स ए इंक्रीजेस पी ए ऑल्सो इंक्रीजेस। गॉट इट? ये रहा ग्राफ, देखो ये ग्राफिकल वैल्यू है, एज एक्स ए इंक्रीजेस। अगर अगर यहाँ पे देखो, अगर एक्स से डिक्रीज होगा तो पी ए भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इंक्रीजिंग हो रहा है ना, ये ग्राफ इंक्रीजिंग की तरफ जा रहा है, तो ये ग्राफ कौन किसका हुआ, एक्स बी का हुआ। दिस ग्राफ इज फॉर एक्स बी, ठीक है। तो ये एक्स बी का ग्राफ हुआ, ठीक है। तो एक्स ए का ग्राफ कैसे आएगा, जैसे आप देखो तो एक्स ए का मोल फ्रैक्शन डिक्रीज हो रहा है। अगर एक्स ए का मोल फ्रैक्शन डिक्रीज हो रहा है तो उसको हम यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। ये एक्स ए का मोल फ्रैक्शन यहाँ पे देखो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ये एक्स ए का मोल फ्रैक्शन हो गया, ठीक है। तो ये जो ग्राफ है जो आपको वैल्यू कौन से देंगे, ये पीबी की वैल्यू देंगे। ये सारे ग्राफ के ऊपर के जो पॉइंट्स है वो आपको पीबी की वैल्यू देंगे, ये सारे ग्राफ के ऊपर की जो वैल्यू है वो आपको पीए की वैल्यू देंगे। अब यहाँ पे पीए नॉट और पीबी नॉट क्या होगा, तो यहाँ पे देख लो कि जब भी एक्स से जो है वो 1 है, इसका मतलब दिस इज द ओनली कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। दिस इज द ओनली वन कंपोनेंट, एक्स से 1 है और एक्स बी 0, इसका मतलब एक्स बी सॉल्यूट तो हमने डाला ही नहीं है। अगर हमने अब तक सॉल्यूट नहीं डाला है, जिसका मतलब प्योर सॉल्वेंट है। अगर प्योर सॉल्वेंट है तो उस वक्त जो वेपर प्रेशर होगा यहाँ पे, दिस पॉइंट इज कॉल्ड पीए नॉट। ये जरा ध्यान से आपको ग्राफ में लिखना पड़ेगा, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। यहाँ तक की जो वैल्यू होगी दैट इज पीए नॉट, ठीक है। और सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाता है, एक्स से खत्म हो जाता है, सिर्फ एक्स भी कंपोनेंट है, तो यहाँ पे सिर्फ जो है वो क्या है, पीबी नॉट। ये आपका ग्राफ हो गया। बट अब यहाँ पे बात आती है भाई टोटल वेपर प्रेशर क्या होगा। तो टोटल वेपर प्रेशर को अगर हम चेक करें तो टोटल वेपर प्रेशर की वैल्यू हमें इस लाइन पे मिलेगी सारी। यहाँ पे हमें टोटल वेपर प्रेशर की सारी लाइनें मिलेंगी। ये जो है यहाँ पे अगर हमने चेक किया तो हमें सारे टोटल वेपर प्रेशर की लाइन मिलेगी, यानी ये पी टोटल इज इक्वल टू क्या है, पी ए प्लस पीबी का ग्राफ हो गया। कौन सा ग्राफ, ये कैसे, तो समझ लो ये 3 है और यहाँ तक की वैल्यू, ये यहाँ तक की 5 है और ये 3 है, तो टोटल मिला के हमें कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। तो ये पॉइंट यहाँ पे आएगा ग्राफ में, समझ में आ रहा है, सिंपल मैथ से। ये अगर 3 है और ये टोटल 5 है, तो 5 + 3 मिला के कितना हो गया, 8 हो गया। तो दिस पॉइंट विल बी हियर 8, तो वो याद रखना है आपको।
तो दिस लाइन, जो ग्रीन वाली जो लाइन है, दैट गिव्स अस द वैल्यू ऑफ टोटल वेपर प्रेशर. तो दिस इज द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन. ग्राफ ड्रॉ करना जरूरी है, ठीक है, ग्राफ ड्रॉ करना जरूरी है, नहीं तो मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे. Okay, so these are two most important theories of your 12th class for JEE हो, समझ लो बोर्ड हो, नीट हो, कुछ कोई भी एग्जाम हो, गुडसेट हो, कोई भी एग्जाम हो, तो उसके लिए दोनों इंपॉर्टेंट है. राउल्स लॉ फॉर वॉलेटाइल लिक्विड्स जो अभी हम देख रहे हैं, राउल्स लॉ फॉर नॉन वॉलेटाइल लिक्विड्स, दोनों का डेरिवेशन अलग है, दोनों के न्यूमेरिकल्स भी अलग अलग आएंगे, जब हम देखेंगे तब आपको समझ में आएगा. ठीक है, अब इसके नीचे एक और टॉपिक लेते हैं छोटा सा, उसका नाम जो है वो लिख लो, राउल्स लॉ. राउल्स लॉ एज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ. स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ. अब ये क्या है, ये जरा समझना पड़ेगा भाई. राउल्स लॉ एज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ, देखते हैं. देखो, अब अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, कोई भी अगर राउल्स लॉ हम देखते हैं तो पी ए इज इक्वल टू क्या हो गया, पी ए नॉट इंटू एक्स. अगर हम हेनरीज लॉ को देखते हैं, अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ, अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ, तो दैट इज पी बी इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स ए, के एच इंटू एक्स ए. अब जरा इन दोनों फॉर्मूला को ध्यान से देखो, आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे सिमिलर लगेगा. तो यहाँ पे क्या है कि टू equations are differ in proportionality constant only, differ in proportionality constant, बाकी सब कुछ वैल्यू सेम है. प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कौन कौन से है यहाँ पे थोड़ा सा सिंबॉलिक मिस्टेक है, ये करेक्शन कर देता हूँ. हेनरीज लॉ में यहाँ पे क्या आने वाला है, पी बी इज इक्वल टू क्या होगा, के एच इंटू एक्स बी. यानी अगर देखो यहाँ पे एक्स बी और ए का कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि राउल्स लॉ तो बी के लिए भी है और ए के लिए भी है. ठीक है, तो सॉल्यूट का जो लॉ है वो हम यहाँ पे लगा देते हैं. तो यहाँ पे भी आप बी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. राउल्स लॉ तो दोनों के लिए, और हेनरीज लॉ सिर्फ सॉल्यूट के लिए डिफर कर सकते हैं, या फिर किसी भी कंपोनेंट के लिए डिफाइन कर सकते हैं. तो यहाँ पे देखो, तो ये जो चीजें हैं ये सिर्फ यहाँ पे डिफर होती है. कौन सी, तो both the equations are differ only in the values of proportionality constant. कौन कौन से proportionality constant कौन सा है, kh and p naught, kh and p naught. So that's why Raoult's law, it is believed that Raoult's law is called a special case of Henry's law. ये आपको कभी अगर 2 मार्क्स में 1 मार्क्स में अगर पूछ ले तो आपको याद रखना है. तो हेनरीज लॉ, राउल्स लॉ बिकम्स द स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ. वेलकम बैक स्टूडेंट्स. तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था राउल्स लॉ फॉर वोलाटाइल लिक्विड्स एंड नॉन वोलाटाइल लिक्विड्स, और आज हम फिर से एक जबरदस्त इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं जेई के लिए, नीट के लिए, बोर्ड के लिए. बोर्ड से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये जेई नीट के लिए. that is called ideal solution. that is, अब लिख लो साथ में, मेरे साथ साथ लिखते जाना. ideal solution and non ideal solution. इसकी मैं आपको जेई नीट के लिए सेपरेट वर्कशीट भी दूंगा. इसकी मैं पॉइंट वाइज हम देखते जाएंगे. सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट देखो, नाउ लिखते जाना साथ में. द इंटरेक्शन
क्योंकि जब जब साथ में लिखते जाओगे तो आपको और ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे. इंटरैक्शन बिटवीन कंपोनेंट्स, interaction between components AB are interaction between components AB are similar to pure components. इसको जरा मैं अभी समझाऊंगा, डोंट वरी. प्योर कंपोनेंट्स AA एंड BB. अब जरा इसको समझ लेते हैं. इंटरैक्शन बिटवीन कंपोनेंट्स AB, यानी यहाँ पे जरा इसको साइड में हटा के मैं बात कर लेता हूँ. जरा देखो, तो हम यहाँ पे सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स है उसके बीच का जो इंटरैक्शन यानी अट्रैक्शन फोर्सेस जो है उसको हम AA नाम देंगे. सॉल्वेंट के बीच का जो इंटरैक्शन फोर्सेस जो है उसको हम B एंड B नाम देंगे, BB. और जब सॉल्यूशन बन जाएगा तो उनके बीच का जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है उनको हम नाम देंगे क्या, AB. ये क्लियर हो गया. ये साइड में आपको लिखना हो तो लिख दो. सॉल्यूट का AA होता है, सॉल्वेंट का BB हम कहेंगे, और सॉल्यूशन का AB. किसी टेक्स्ट बुक में आपको रेफरेंस बुक में कैपिटल A और कैपिटल B मिल जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. ठीक है, कोई भी नाम डालो, कॉन्सेप्ट ये होंगे. तो इंटरैक्शन बिटवीन कंपोनेंट्स AB आर सिमिलर टू प्योर कंपोनेंट्स AA एंड BB. ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब होता है, देखो मैं सिंबॉलिकल मैथमेटिकली लिख दो तो ये आपको बहुत इजी पड़ेगा. AB इज इक्वल टू AA और BB. यानी इसका मतलब हुआ कि जब सॉल्यूशन बनेगा, एक सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करके जब सॉल्यूशन बनेगा तो उनका इंटरमोलिकुलर फोर्सेस उतना ही होगा जितना जितना कितना था, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच का जितना इंटरमोलिकुलर फोर्सेस था उतना ही होगा. ठीक है, ये इसका मतलब हुआ. अब सामने देखते हैं, तो सामने लिखते जाओ. तो इंटरैक्शन बिटवीन कंपोनेंट्स A एंड B, द इंटरैक्शन between components A B, यानी AB के बीच का जो कंपोनेंट्स है दे आर मोर और लेस, मोर भी हो सकता है, मोर और लेस देन प्योर कंपोनेंट्स, देन प्योर कंपोनेंट्स. कौन कौन से हैं, AA एंड BB. यानी अब इसका मतलब भी हुआ कि नया जो सॉल्यूशन बन रहा है उसका कंपोनेंट, उसके बीच के जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है वो AA एंड BB के इक्वल नहीं है. दे आर नॉट इक्वल. अगर नॉट इक्वल है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ग्रेटर भी हो सकते हैं और लेस भी हो सकते हैं. देखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है. AA से ज्यादा भी हो सकते हैं, AA BB से ज्यादा भी हो सकते हैं, और फिर AA BB से कम भी हो सकते हैं. ठीक है, यानी जब सॉल्यूशन बनेगा तो उसका इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ओरिजिनल कंपोनेंट से कम भी हो सकता है या फिर ज्यादा भी हो सकता है. अब इसका इफेक्ट क्या होगा वो जरा देखते हैं. देखो इसका इफेक्ट क्या होता है, तो इसके लिए हम सेकेंड पॉइंट देखते हैं. अब सेकेंड पॉइंट में आप लोग लिख लो, नो वॉल्यूम चेंज, नो वॉल्यूम चेंज. दैट मीन्स आपको बहुत सारी रेफरेंस बुक में ऐसा लिखे मिलेगा, डेल्टा मिक्सिंग इज इक्वल टू 0. जेई नीट में भी ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं, डेल्टा मिक्सिंग इज इक्वल टू 0. देन नो एंथैल्पी चेंज. Then what, no enthalpy change, that means delta H mixing is also 0. इसका मतलब ये हुआ कि देखो अब जरा ध्यान से कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच का जितना इंटरमोलिकुलर फोर्स था उतना ही सॉल्यूशन के बीच है. यानी समझ लो, सपोज मैंने 50 ml सॉल्यूट लिया और 50 ml सॉल्वेंट लिया तो नया सॉल्यूशन 100 ही बनेगा, 100 ml ही बनेगा. आप कहोगे सर उसमें क्या नई बात है, 100 ही बनेगा ना. नहीं भाई नहीं. यहाँ पे देखो, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट में अगर मैं सेकेंड पॉइंट लिख लूं तो यहाँ पे हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि डेल्टा वी मिक्सिंग
इज नॉट इक्वल टू जीरो। नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब हुआ ग्रेटर भी हो सकता है, स्मॉलर भी हो सकता है। डेल्टा एच मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये ग्रेटर भी हो सकता है, स्मॉलर भी हो सकता है, यानी वो एंडोथर्मिक भी हो सकता है, एक्सोथर्मिक भी हो सकता है। ऐसा कैसा है? तो यानी अगर समझ लो यहाँ पे मैंने 50-50 ml दोनों लिए हुए, 50 ml सॉल्यूट लिया, 50 ml सॉल्वेंट लिया, तो यहाँ पे दो केस हो सकते हैं कि सपोज एग्जांपल के लिए वो कम भी हो सकते हैं या फिर ज्यादा भी हो सकते हैं। क्यों ऐसा? इसका मतलब बहुत सिंपल है, देखो अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज्यादा होंगे सॉल्यूशन बनने के बाद तो अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होंगे। अगर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होंगे तो फिर वॉल्यूम क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगी। ये समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है जेई नीट के लिए। हर साल इसका एक क्वेश्चन आता है, यानी बहुत हर साल तो नहीं समझ लो, पर 35 सालों में 20 से 25 बार इसका क्वेश्चन आ चुका है अलग अलग फॉर्मेट में। ठीक है, तो ए बी यानी ए बी जो है, अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज्यादा है तो इसका क्या होगा? ये वॉल्यूम क्या होगा? कम होगा। अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कम है ओरिजिनल से, अट्रैक्शन फोर्सेस और सॉल्यूशन बनने के बाद कम हो गए तो वेरी नेचुरल उसका वॉल्यूम क्या होगा? इंक्रीज होगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखते हैं। इसको डिफरेंस को जरा हम आगे एक्सटेंड कर देते हैं। लेट्स स्टार्ट द थर्ड पॉइंट। अब देखो थर्ड पॉइंट में एक्चुअली अगर आप डेफिनेशन देखो तो व्हाट इज आइडियल सॉल्यूशन, तो आपको ऐसी डेफिनेशन मिलेगी, द सॉल्यूशन which obeys Raoult's law, which obeys Raoult's law, that is the definition of the ideal solution। पर परफेक्ट एक्सप्लेनेशन ये है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आपको अच्छी तरह याद रखना है। यानी राउल्ट्स लॉ का मतलब क्या हुआ कि Pa इज इक्वल टू Pa नॉट XA एंड Pb इज इक्वल टू Pb नॉट XB। और यहाँ पे अगर डेफिनेशन देंगे तो क्या होगा? which does not obey राउल्ट्स लॉ। तो इसका मतलब यहाँ पे होगा Pa इज नॉट इक्वल टू Pa नॉट XA एंड Pb डज नॉट इक्वल टू Pb नॉट XB। दैट इज द लॉ। है ना, जबरदस्त है क्वेश्चन। टॉपिक याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमने राउल्ट्स लॉ में ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू देखा था, तो यहाँ पे भी ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू देखना पड़ेगा। जरा ध्यान से ग्राफ ड्रॉ करते जाना आप लोग। फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं। अब देखो फोर्थ पॉइंट में हमने ग्राफ ऐसा ड्रॉ किया था दोनों में, राउल्ट्स लॉ में। ठीक है, राउल्ट्स लॉ में क्या था? यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू 1, आप यहाँ पे था एक्स इज इक्वल टू 0, यहाँ पे एक्स बी इज इक्वल टू 0 था, और यहाँ पे एक्स पी इज इक्वल टू क्या था? 1 था। अगर आप राउल्ट्स लॉ के ग्राफ देखो, अगर कोई सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ को ओबे करता है तो हमें ऐसी स्ट्रेट लाइंस मिलेगी। ठीक है, ऐसी हमें स्ट्रेट लाइंस मिलेगी। मैं स्ट्रेट बना देता हूँ। ठीक है, ऐसी हमें क्या मिलेगी? स्ट्रेट लाइंस मिलेगी। बट अगर राउल्ट्स लॉ को अगर वो फॉलो नहीं करते हैं, राउल्ट्स लॉ को अगर फॉलो नहीं करेंगे तो हमारा जो ग्राफ जो है, ठीक है, यहाँ पे लिख लो एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स बी इज इक्वल टू 1, एक्स बी इज इक्वल टू 0, एक्स बी इज इक्वल टू 1। अगर ये हमारा ओरिजिनल ग्राफ है, जरा देख लो, ये हमारा ओरिजिनल ग्राफ होता है जो राउल्ट्स लॉ अगर फॉलो करेंगे तो ये व्हाइट वाला होगा। बट अगर राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे तो ध्यान से रखना, ये ऐसा कर्ड पार्ट भी हो सकता है, थोड़ा अपवर्डेड हो सकता है दोनों ग्राफ। इसको हम नेक्स्ट टाइम फिर से एक अलग वीडियो में समझेंगे कि भाई अपवर्ड और डाउनवर्ड का मतलब क्या होता है। ये ऐसा भी हो सकता है, ये अपवर्ड कर्व में भी हो सकता है, या फिर ये इस तरह डाउनवर्ड कर्व्स में भी हो सकता है। यानी अगर आप ड्रॉ कर रहे हो साथ साथ तो अलग पेन पेंसिल लेके ड्रॉ करना। सीधी लाइन इन शॉर्ट अपने को नहीं मिलेगा। सीधी लाइन तो जो है वो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेगी। सीधी लाइन जो है ये क्या है? राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेगी। बट ये राउल्ट्स लॉ, अगर राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे तो इस तरह हमें कर्व्ड पार्ट्स मिलेंगे।
इस तरह हमें क्या मिलेंगे, कर्व्ड पार्ट्स मिलेंगे। ठीक है, तो फटाफट इसके एग्जाम्पल नोट डाउन कर लो। अच्छा, एक फोर्थ पॉइंट और देख लो, जिसको हम अलग से वीडियो में समझने वाले हैं। फोर्थ पॉइंट देख लो, दे डू नॉट फॉर्म एजियोट्रॉप्स। इसको हम अलग से वीडियो में समझेंगे नेक्स्ट टाइम। ठीक है, और यहाँ पे लिख लो दे फॉर्म एजियोट्रॉप्स। इसका मतलब ये आपको समझ में नहीं आएगा, मुझे अलग से समझाना पड़ेगा। दे फॉर्म, बट ये आपके एग्जाम के लिए मैंने एक डिफरेंस प्रिपेयर कर दिया है जो आपको कॉन्सेप्चुअली बहुत काम में लगेगा जेई नीट के क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त। ठीक है, और फिफ्थ पॉइंट में मैं आपको काम दे रहा हूँ। ठीक है, मैंने जो आपको नोट्स दिए हैं उसमें से आप इसके एग्जाम्पल्स, इन दोनों के एग्जाम्पल्स आपको लिखने हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स के भी बहुत सारे क्वेश्चन जेईई नीट में आते हैं कि आपको कोई सॉल्यूशन दे देंगे A+B, आपको डिसाइड करना है कि आइडियल है कि नॉन आइडियल है। तो इसके लिए आपको याद रखने पड़ेंगे बहुत कॉमन से एग्जाम्पल जो होते हैं वो आपको याद रखने पड़ेंगे। A+B आपको याद रखने पड़ेंगे कि जैसे C+D यहाँ पे दे दिया, तो C+D क्या है, आइडियल है कि नॉन आइडियल है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हमने जो देखा है इसके लिए थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टाइम हम फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर हम बहुत इसी आगे दो टॉपिक्स को हम आगे और एक्सटेंड करेंगे, आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन को कुछ और डिटेल में देखेंगे। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और शेयर करो, वीडियो को लाइक करो एंड नए सब्सक्राइबर बनाओ जिससे हमें और मोटिवेशन मिलता जाएगा। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, लेट्स मीट नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।